अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने आयन और मॉलिक्यूलर आयन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास या फिर और इसको हम सिंपल वर्ड्स में एटॉमिक मास भी कहते हैं, एटॉमिक वेट भी कहते हैं। ओके, तो रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास होता क्या है, यानी एटम का मास कितना है। ठीक है, तो एटम का जो मास है, मास ऑफ एटम डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। यानी किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है, इन सब का मास मिला के वो हमारा क्या बनता है, रिलेटिव एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक मास। सिंपल ये जनरल वे में the mass of atom depends upon किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे एंड थर्ड वन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब ये जो एटॉमिक मास है, ये मेनली जो है जब हम लैब के अंदर काम कर रहे होते हैं तो उसमें एटम्स का मास जो होता है ये बहुत ज़्यादा आपके पास रोल प्ले करता है। आपके पास किसी भी अगर हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं उसमें कितना वेट, किस सब्सटेंस का कितना वेट हमें चाहिए, तो वो एटॉमिक मास ही हमें पता ना हो तो फिर हमें उसकी मिकदार कितनी लेनी है वो हमें पता नहीं चलेगा। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए, एटॉमिक मास किसी भी सिंगल एटम का निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें पता है कि एक सिंगल आपके पास ये वाला एक डॉट जो है, एक फुल स्टॉप जो है, इसके अंदर 2 मिलियंस, हमें पता है इसके अंदर कितने हैं, 2 मिलियंस ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें से एक एटम का एटॉमिक मास निकालना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो स्मॉल एक सिंगल एटम का एटॉमिक मास निकालना तकरीबन नामुमकिन वाली बात है, हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, फिर हमारे पास एक मेथड आता है जिसके जरिए हम एटम का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, और वो मेथड है रिलेटिव मेथड। रिलेटिव मेथड क्या होता है कि एक चीज का हमें पता है, दूसरी चीज का हमें नहीं पता। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम ये है, दूसरे एटम का एटॉमिक मास हमें नहीं पता, एक एटम का हमने किसी तरह भी कोई डिफरेंट टेक्निक्स के जरिए पता लगा लिया। फॉर एग्जांपल ये कार्बन 12 है, इसके एटॉमिक मास 12 है, और इधर एटम है अननोन, इसका हमें एटॉमिक मास नहीं पता। तो हम इस एटम का वेट जो है इस कार्बन जिसका हमें पता है उसके साथ रिलेट करेंगे। ठीक है, रिलेटिव मेथड है कि एक का हमें पता है दूसरे का नहीं पता, तो उसके साथ उसका रिलेट करके हम उसका एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो बाय रिलेटिव मेथड वी कैन डिटरमिन द एटॉमिक मास ऑफ एटम। बाय relative method we can determine the atomic mass of an atom of an element। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के एटम का जो एटॉमिक मास है वो हम डिटरमिन कर सकते हैं बाय रिलेटिव मेथड। ओके, रिलेटिव मेथड मैंने समझा दिया कि रिलेटिव मेथड होता क्या है। ओके, तो अब रिलेटिव एटॉमिक मास में हम जो स्टैंडर्ड एटम लेते हैं जिसके साथ हम रिलेट करते हैं वो हमेशा कार्बन 12 होता है। कार्बन 12 हमें पता है कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है। कार्बन 12 जो है कार्बन का 12 आइसोटोप है जो कि मोस्ट अबंडेंट है अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो कार्बन 12 इज द मोस्ट, कार्बन 12 इज द आइसोटोप ऑफ कार्बन। ये आइसोटोप है कार्बन का, इसके अंदर क्या होते हैं, 6 प्रोटॉन्स होते हैं
प्लस 6 न्यूट्रॉन्स। ओके, 6 and 6 मिला के टोटल 12 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास इसका बनता है, तो जो कि कार्बन 12 है। ओके, अब रिलेटिव एटॉमिक मास की पेट डेफिनेशन के ऊपर आते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअल में हम उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास is the mass of an atom. Relative atomic mass is the mass of an atom of an element as compared to mass of an atom of carbon taken as 12. अब इस डेफिनेशन को समझते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है। रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास of an atom of an element as compared to the mass of an atom of carbon taken as 12। यानी कार्बन का एटॉमिक मास हमने 12 लिया, उसके साथ कंपेयर्ड किया, क्या किया? कंपेयर किया एटॉमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट, जो कि हमें नहीं पता, अननोन एलिमेंट है। ठीक है, अननोन एटम है, उसका जो एटॉमिक बेस है वो हमने कार्बन 12 के साथ उसको कंपेयर किया। मजीद आगे एक और इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इसकी एक और डेफिनेशन भी बनती है। एटॉमिक मास इज द मास, atomic mass is the mass in atomic mass unit। relative atomic mass या atomic mass क्या होता है? atomic mass is the mass in atomic mass unit। कि atomic mass होता क्या है? ये एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास इज द मास इन एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, तब आपको ये डेफिनेशन समझ आएगी। तो एटॉमिक मास यूनिट आपके पास होता है कार्बन 12 का 12वां हिस्सा, 12th पार्ट जो है कार्बन 12 का, उसको हम AMU कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। द एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन लिखते हैं, AMU की डेफिनेशन, the 1/12 of the mass of one atom of carbon is called 1 AMU या एटॉमिक मास यूनिट। इसको AMU को हम एटॉमिक मास यूनिट लिखते हैं। अब 1/12 of the mass of one atom of carbon 12 is called 1 AMU। यानी कार्बन 12 है, इसके 12 हिस्से कर दो, जो एक हिस्सा होगा, यानी 1/12 of the mass, कार्बन के 12 हिस्सों में से जो एक हिस्सा होगा उसका जो वेट होगा उसको हम 1 AMU कहेंगे। ठीक है, अब इस 1 AMU को हम एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं और बाकी एटम्स का जो मैस है वो हम AMU के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन हम लिखते हैं 1.008 AMU, ऑक्सीजन हम कितना लिखते हैं 16 AMU, कार्बन हम 12 AMU लिखते हैं, और बहुत सारे नियोन हम 20 या 21 AMU लिखते हैं। ओके, तो कार्बन एटम जो कार्बन 12 है, इसका जो 12वां हिस्सा है उसको हम 1 AMU कहते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या है? इज द मास इन एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एक्चुअल में एटॉमिक मास क्या है? कार्बन के 12वां हिस्से के जितने मल्टीपल होंगे उतना उसका मास होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझते हैं।
तो एग्जाम्पल ये है कि एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव है एग्जाम्पल, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को तो हमें एटॉमिक मास अभी नहीं पता, हमें तो कार्बन का ही पता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन का जब हम आपस में कंपेयर करते हैं वेट, तो हाइड्रोजन का जो वेट है ना परसेंटेज के लिहाज से वो बनता है तकरीबन 8.400, ठीक है, ये हाइड्रोजन का वेट बनता है। अब अगर हम इसको कार्बन 12 के लिहाज से, यानी ये परसेंट में, ये किसमें परसेंटेज में, यानी कार्बन 12 एज अ 100% है, उसका अगर हम हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करें तो उसमें से 8.4% जो है ये हाइड्रोजन का वेट है। यानी एक साइड पे हमने कार्बन रखी, एक साइड पे हमने हाइड्रोजन रखी, ये 100% है कार्बन जो 12 AMU, ठीक है, इधर हाइड्रोजन रखी, तो ये 8.4% इसका वेट बना एज कंपेयर टू कार्बन 12, ठीक है। तो जब हम इसको इसको AMU में कन्वर्ट करने के जाते हैं तो वो बनता है आपके पास 0.0084 मल्टीप्लाई 12, तो ये आपके पास तकरीबन 1.008 AMU हाइड्रोजन का होता है। सेम यही मेथड आपने नियॉन के लिए भी लगाना है, क्लोरीन के लिए भी लगाना है, क्लोरीन का 35.05 होता है शायद, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने परसेंटेज ऑफ एक्सपेरिमेंटली निकलती है, ठीक है, ये कोई तुक्का वगैरह नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली परसेंटेज होती है। उस परसेंटेज को हम कार्बन 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और वो उसका एटॉमिक मास यूनिट आ जाता है, AMU आ जाता है। तो हम जितने भी आपके पास AMU हैं वो एक्चुअल में क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है, मतलब कार्बन 12 का 12वां हिस्सा है, ठीक है। अगर हमने ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आ गया 1.008 AMU, अगर हम कार्बन 12 के बराबर जाना चाह रहे हैं तो ये एक हाइड्रोजन का है, तो हमें 12 हाइड्रोजन चाहिए तभी जाके कहीं 12 के बराबर होगा ना, ठीक है, एक हाइड्रोजन का इतना ही बनता है। अब जैसे नियॉन है उसका 20 या 21 है, ठीक है, तो कार्बन का वेट उस लिहाज से कम है और नियॉन का ज्यादा है, क्लोरीन का 35 है, ओके, AMU के हिसाब से। एक दफा टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है। रिलेटिव एटॉमिक मास होता है आपके पास इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड, यानी वो मास जो कार्बन 12 के साथ हम कंपेयर्ड करते हैं और एटम का जो उस वक्त मास निकल के आता है वो रिलेटिव एटॉमिक मास है, या फिर एटॉमिक मास इज इन एटॉमिक मास यूनिट्स इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1/12, यानी कार्बन का 12वां हिस्सा जो है वो आपके पास क्या कहलाता है, एटॉमिक मास यूनिट। और इसी मेथड के जरिए हम दूसरे एटम्स का आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आइसोटोप के बारे में पढ़ेंगे और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप के बारे में